अब तक हम जितना भी कोड लिख रहे थे, जितना भी स्नोफ्लेक को हमने सीखा है, उसके अंदर हम सीक्वल को रन कर रहे थे, सीक्वल कोड लिख रहे थे। लेकिन क्या हो अगर आपकी टीम को पाइथन आती हो? जी हाँ, स्नोफ्लेक पाइथन को नेटिवली भी सपोर्ट करता है, वो जो कि बहुत ही पावरफुल है। ट्रेडिशनली क्या करना पड़ता था कि हमको अपने सीक्वल कोड पे से डेटा सेट को उठा के एक अलग मशीन पे लेके जाना पड़ता था, उस पे पाइथन कोड रन होता था, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमको करने हैं वो होते थे, मशीन लर्निंग के मॉडल रन होते थे, जो भी होता था, एंड देन हम फिर से उसको उठा के अपने सीक्वल इंजन पे लेके आते थे और वहाँ पे फिर उसको यूज़ करते थे। लेकिन स्नोफ्लेक ने इस चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया यूजिंग इट्स ओन लाइब्रेरी कॉल्ड स्नोपार्क। तो स्नोपार्क यूज़ करके हम स्नोफ्लेक के अंदर ही अपने पाइथन कोड को नेटिवली रन कर सकते हैं। एक हमको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट दे देता है वो। अभी हम स्नोफ्लेक की स्क्रीन पे जाएँगे और देखेंगे ये चीज़ कैसे काम करता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है। जब आप स्नोपार्क में कोई भी पाइथन का कोड लिखते हो और उसको रन करते हो, तो जो स्नोफ्लेक है वो एक्चुअल में कोड को रो बाय रो रन नहीं करता है। जैसे पाइथन का कोड जो है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो आपकी लाइन को रो बाय रो इंटरप्रेट करता है और उसको रन करता है। लेकिन स्नोफ्लेक ऐसा नहीं है। स्नोफ्लेक लेज़ी इवैल्यूएशन करता है, व्हिच मीन्स जब तक कोई एक्शन परफ़ॉर्म नहीं होता, तब तक आपका जो कोड है, वो कोई एक्चुअल में एक्शन परफ़ॉर्म नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार एक क्वेरी लिख रहा हूँ, उसको स्नोफ्लेक के थ्रू चला रहा हूँ, तो आपका एक्चुअल में सेलेक्ट स्टार नहीं चला है, जब तक आप कोई एक्शन परफ़ॉर्म नहीं करते। और मेजरली 3 ही एक्शन होते हैं जो स्नोपार्क में होता है। एक होता है डॉट कलेक्ट, एक होता है डॉट शो और एक होता है डॉट काउंट। तीनों के बारे में समझेंगे, बहुत ही ईज़ी है इसको समझना। पर ये समझो बस कि ये लेज़ी इवैल्यूएशन पे काम करता है और उसका सिंपल मतलब क्या है कि जब तक कोई एक्शन परफ़ॉर्म नहीं होता, तब तक आपकी एक्चुअल क्वेरी रन आपके स्नोफ्लेक पे नहीं करती है। व्हिच मीन्स कि आप चाहें तो कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड लिख सकते हैं। आपका सिस्टम या फिर आपका स्नोफ्लेक स्लो डाउन नहीं होगा, वो सिर्फ़ वहाँ पे अपना कंप्यूट लगाएगा, जब आपको कोई एक्चुअल एक्शन परफ़ॉर्म करना होगा। अच्छा, एक्शन में एक और आता है जब हम उसको किसी टेबल में डालते हैं, वो भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। स्नोपार्क बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के बीच में। आप अपना डेटा डायरेक्टली स्नोफ्लेक से ले सकते हो, उसके ऊपर अपने मॉडल ट्रेन कर सकते हो, उन पे इन्फरेंसिंग ले सकते हो उससे, और डायरेक्टली उस आउटपुट को स्नोफ्लेक की टेबल में इंसर्ट कर सकते हो, या फिर उसका और बहुत कुछ हो सकता है। स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन हम लोग बनाएँगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। उसका चार्ट्स बना सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इसमें आपका डेटा ना कहीं आपके एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा रहा है। बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में सब कुछ होता है और आरबैक से सारे का सारा सपोर्टेड रहता है। तो जो जिसको जो करने की परमिशन है वो वही कर पाएगा, व्हिच इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। तो अभी हम अपने स्नोफ्लेक पे आ गए और यहाँ पे हम वर्कशीट पे देख लेते हैं। अच्छा, मैं पीवाई वर्कशीट कहाँ से लेके आया? तो सॉरी, डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड। मैंने सिर्फ प्लस पे क्लिक किया, पाइथन फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करके पाइथन फाइल पे क्लिक कर सकते हो और आपकी पाइथन फाइल खुल जाएगी। उसके बाद ये कोड जो लिखा हुआ है मैंने, ये कोड है हमारे पास, जो मेरा एंड टू एंड स्नोपार्क का पाइथन का डेमो है। तो इसके लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो यहाँ पे कनेक्ट जब आएगा, तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन करूँ, तो आपको एक्चुअल में ना एक सर्विस चाहिए। आपको एक ये एक सर्विस क्या होती है या फिर कंप्यूट पूल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो हम आगे आने वाले कोर्स इसमें एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन एक कंप्यूट पूल आपके पास ऑलरेडी होता है, एक्चुअली 2 होते हैं, अभी हम देखते हैं कौन से 2 होते हैं, और आपको एक सर्विस बनानी पड़ती है। और उस सर्विस को फिर आपकी वर्कशीट से कनेक्ट करना पड़ता है। पहले ये चीज़ इतनी टिपिकल नहीं थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी नहीं थी। पहले वो बहुत ही ईज़ी था, लेकिन अब थोड़ा-सा स्नोफ्लेक ने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। पहले जो वर्कशीट्स थी, जो अब डेप्रिकेट हो चुकी है, वो डायरेक्ट पाइथन आपके वेयरहाउस पे चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो मैं ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपका कंप्यूट पुल, एक बार मैं ये दिखाता हूँ कि आप ये कंप्यूट पुल कहाँ जाके देख सकते हो। तो कंप्यूट पुल, आप यहाँ पे आओगे, कंप्यूट पुल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको 2 कंप्यूट पुल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके नया भी बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। उसके बाद आप अपने वापस से वर्कशीट पे आ जाता हूँ मैं, वर्कस्पेस के अंदर, और यहाँ पे जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो ये आपको ना ये एक सर्च सर्विस को बनाने के लिए बोलेगा। तो जब आप बनाओगे तो वो ऑटो फिल कर देगा, आपका जो सीपीयू वाला कंप्यूट पूल है उसको वो सेलेक्ट करके रखेगा, और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम देना है। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये सिर्फ़ एक ही बार टाइम लेता है, उसके बाद आप इस वर्कशीट को अच्छे से रन कर सकते हो। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़। मैं इसको वापस से ऊपर ले जाता हूँ। एक बार ये कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद अच्छा, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको कोड के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ अ पाइथन, वेरी, वेरी सिंपल पाइथन कोड अगर आप देखोगे तो। तो ये सिर्फ़ हमने स्नोपार्क लाइब्रेरी हमने वो करी है, इम्पोर्ट करी है जस्ट टू डू दिस, जो कि एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है। लाइक ये एक पाइथन में एक फीचर होता है, मैं इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो कमेंट कर सकते हो। आई थिंक इसको
इनलाइन समथिंग बोलते हैं, इनलाइन डिक्लेरेशन बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं मेरे को। ये ज़रूरी नहीं होता डालना, इट इज़ जस्ट कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है वो बताने के लिए ये होती है, नोटेशन होती है। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम कनेक्ट हो चुके हैं बाय द वे, व्हिच इज़ वेरी गुड। आउटपुट पे हम फिलहाल हैं। तो चीज़ को बहुत सिंपल रखने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि ये वर्क करेगा, हम सिंपल से ना प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अपनी सिंपल हेलो के प्रिंट स्टेटमेंट। इस सब को पूरे के पूरे को मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कमेंट कर दिया मैंने, तो इसके अंदर फिलहाल सिर्फ ये हेलो। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा और इसको ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा हेलो प्रिंट होके आ गया है। व्हिच मीन्स मैं पाइथन को नेटिवली सपोर्ट नेटिवली पाइथन का कोड मैं चला सकता हूँ इसके ऊपर। लेकिन ये बहुत ही सिंपल यूज़ केस हो गया, हम इस पे काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हम क्या करेंगे, हम अपने जो कोड है उसको हम चलाएँगे और देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो जो भी इसके अंदर फंक्शन है वो याद रखना, हमेशा मेन फंक्शन होगा जो आपका रन करेगा। इसके अंदर जैसे जैसे सेशन डॉट सिक्वल जो एक सेशन हमने बनाया हुआ है, ये सेशन अपने आप ही वर्कशीट खुद का ही एक सेशन बनाती है, तो उस सेशन को यूज़ करके डॉट एसक्यूएल एक फंक्शन है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉट एसक्यूएल क्या है, डॉट कलेक्ट क्या है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना और मैं भी अभी दिखाऊँगा। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं एक सिसएडमिन रोल यूज़ कर रहा हूँ अपनी वर्कशीट में, उसके बाद मैं एक नया वेयरहाउस बना रहा हूँ। फिर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, एक स्कीमा बना रहा हूँ, उसके बाद एक टेबल बना रहा हूँ। तो ये सब कुछ मैं डॉट एसक्यूएल में कर रहा हूँ। तो डॉट एसक्यूएल डायरेक्टली आप एसक्यूएल को भी इसके ज़रिए रन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ पे मेरे को इसकी जगह पे करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा, बिकॉज़ डबल डैशेज़ आर कमेंट फॉर SQL एंड दिस इज़ अ कमेंट फॉर पाइथन। उसके बाद मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट इनटू करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो स्नोफ्लेक है वो काम आता है। मतलब जो आपका डेटा फ्रेम से वो काम आता है। तो यहाँ पे मैं डॉट टेबल करके फुल्ली क्वालिफाइड टेबल नेम दूँगा, तो ये मेरा एक तरीके से डेटा फ्रेम हो गया। ये नॉर्मल डेटा फ्रेम नहीं है, ये पांडास डेटा फ्रेम नहीं है, ये स्नोपार्क का डेटा फ्रेम है। ये आपकी मेमोरी में एक्चुअल में ये कोई स्पेस नहीं लेता है। मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास एक पांडास डेटा फ्रेम है और वो मान लो उसमें 20 एमबी ऑफ डेटा है और आप उसको एक डेटा फ्रेम में लेके आए, तो आपके पास रैम में 20 एमबी होना चाहिए तभी वो आएगा। अगर मान लो एक बहुत ही बड़ी सीएसवी फाइल है 1 जीबी की है, तो वो आपके मेमोरी में 1 जीबी स्पेस लेगा जब वो एक पांडास के डेटा फ्रेम में होगा। लेकिन जब ये जो डेटा फ्रेम है, भले ही इसके ऊपर कितनी भी नंबर ऑफ रोज़ हों, डज़ नॉट मैटर, ये बिल्कुल भी मेमोरी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो स्नोपार्क के डेटा फ्रेम्स हैं, वो लेज़ी होते हैं, लेज़ी एग्ज़ीक्यूशन पे काम करते हैं। तो जब तक मैं इसके साथ कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म नहीं करूँगा, तब तक इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? इसका एक और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो स्नोपार्क का डेटा फ्रेम होता है, वो बहुत ही हेवी होता है कंप्यूट पे, आपके रैम पे। लेकिन स्नोपार्क का डाटा फ्रेम क्योंकि स्नोफ्लेक पे चलता है और वो कोई स्पेस नहीं लेता, तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कर सकते हो और बहुत ही जल्दी वो ऑपरेशंस हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बेसिकली। विद कॉलम किसके लिए यूज़ होता है? एक नया कॉलम ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं अपने जो यहाँ पे मैंने ये टेबल ली है और उसका पूरा डेटा उठा के एक डेटा फ्रेम में डाला है, उसके ऊपर मैं विद कॉलम लगा रहा हूँ। क्या? एक नया कॉलम मैं ऐड कर रहा हूँ। विद कॉलम इज़ यूज्ड एक्जिस्टिंग को रीनेम करने के लिए यूज़ होता है ये। अच्छा, बाय द वे, अगर आप हॉवर ओवर करते हो ना, तो भी देखो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दे देता है। व्हिच इज़ लाइक रियली ऑसम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पे करो तो देखो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है। व्हाट इट रिटर्न्स, व्हाट इट डज़, टाइम ट्रैवल का जो मोड है वो भी आप सेट कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। तो यस, हम थे कि हम विद कॉलम में क्या होगा कि हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे। तो नेट अमाउंट एक कॉलम ऐड करेंगे हम इस डेटा फ्रेम के अंदर और उसको ऑब्वियसली डीएफ ट्रांसफॉर्म में डाल रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं हम, व्हेन कॉलम की जो वैल्यू है, अगर डिस्काउंट अप्लाइड ट्रू है, तो अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.90 से, मतलब 90% डिस्काउंट की आई थिंक बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे फंक्शंस हैं। व्हेन एक फंक्शन है, कॉल एक फंक्शन है ना? स्नोफ्लेक सम एक फंक्शन है जो हमने ऊपर इंपोर्ट किए थे। ये देखो, ये रहे। ये सारे के सारे जो इंपोर्ट किया हमने स्नोफ्लेक डॉट स्नोपार्क डॉट फंक्शन से हमने इंपोर्ट किया। अगेन ये जो लाइब्रेरीज़ है, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, बहुत सारी है। जॉइन के लिए है, इसके अंदर एग्रीगेशन के लिए है, आपके विंडो फंक्शंस है, बहुत ही ईज़ी कर देता है ये। ये बेसिकली सीक्वल नोटेशन को हटा के ये पाइथन की नोटेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो हम यहाँ पे एक ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमने किया और एक डेटा फ्रेम ले लिया, उसके बाद फिर हम उसकी समरी भी ले रहे हैं। हम देखो फ़िल्टर कर रहे हैं उसको नेट अमाउंट पे, जहाँ पे नेट अमाउंट ग्रेटर दैन 0 है। ऑफ़ कोर्स आप ये सारी चीज़ें स्नोफ्लेक के सीक्वल में भी कर सकते हो। बट द थिंग इज़, ये चीज़ आप पाइथन में कर सकते हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि नेटिवली पाइथन सपोर्ट करना इज़ नॉट अ वेरी ईज़ी टास्क और आपका सिस्टम आइसोलेशन में भी होना चाहिए उस केस में। तो ये वो चीज़ बहुत अच्छे से करता है। ग्रुप बाय कर सकते हैं हम रीजन पे और फिर एग्रीगेशन हम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं
और इस कॉलम का फिर हम एलियास दे रहे हैं टोटल नेट सेल्स। तो इसके बाद जो मेरे डीएफ समरी है, अब यहाँ पे ये देखो, ये एक एक्शन है। आपको पता है ये जो हमने सारा किया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों दोनों स्टेप किए, बल्कि 3 स्टेप, अब तक मेरा स्नोफ्लेक के ऊपर एक सिंगल क्वेरी नहीं चली। मतलब जो सीक्वल क्वेरी चलनी चाहिए ना, एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, एक रैपर है आपकी, ये एक सीक्वल क्वेरी में ही कन्वर्ट करेगा इस पूरे को, ये भी एक सीक्वल क्वेरी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो लाइब्रेरी अपने आप करेगी, उसका टेंशन हमें नहीं लेनी। लेकिन अब तक एक भी एसक्यूएल क्वेरी चली ही नहीं है। चलेगी कब? जब हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड नाउ व्हाट इज माय एक्शन? एक्शन इज माय राइट डॉट मोड। ये वन ऑफ द एक्शन है। जैसे अगर मैं डॉट कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डॉट कलेक्ट किया ना, तो ये क्वेरी एक्चुअल में रन करेगी, तो वो एक एक्शन है। ऐसे ही डॉट काउंट एक एक्शन है, डॉट शो एक एक्शन है। अगर मैं इस डेटा फ्रेम को डॉट शो करता हूँ, एक्चुअली पहले यही कर लेते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक के स्टेप को ना कमेंट आउट करता हूँ, और डीएफ डॉट सेल्स को इसके जस्ट बाद डीएफ अंडरस्कोर सेल्स डॉट शो कर लेते हैं इसको एक बार, है ना? तो हमें पता भी लग जाएगा। तो रन करूँगा मैं इसको, इसको ऊपर उठाऊँगा। कुछ चीज़ें थी जो मैं मिस आउट कर रहा था, माय अपॉलजीज़, मेरे को ये पहले बता देना चाहिए था। इसमें क्या था, एक सेशन है ना, तो मैंने एक फंक्शन तो बना दिया। बाय द वे ये भी बहुत कूल चीज़ है कि ये इस टाइप की चीज़ वो करता है, लाइक ये इस टाइप की चीज़ वो सपोर्ट करता है। मैं दिखाता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या कर रहा था, मैं एक मेन फंक्शन बनाया था ना, मैंने बोला था मेन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली चल जाता है। नहीं, ऑटोमैटिकली नहीं चलता। इसमें जो सेशन है वो हमको पास करना पड़ता है, और सेशन कहाँ से मिलेगा? गेट एक्टिव सेशन एक फंक्शन है जो मुझे snowflake.snowpark.context से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को या फंक्शन को मैंने लिया, और मैंने एक सेशन नाम का वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने मेन के अंदर उसको डाल दिया, क्योंकि मेन एक वेरिएबल को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब मैं अब इसको चलाऊँगा, मैंने रन किया तो नीचे आप देख ही सकते हो, नीचे मेरे को उसका आउटपुट दिख गया। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है, इस टाइप का मेरा डेटा फिलहाल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है इसके ऊपर, लाइक ये सब कुछ हो चुका है। इंसर्ट इनटू मैंने ये वैल्यू कराई थी, और उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम डॉट शो किया था, राइट? तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कैंसल आउट कर दूँगा, क्योंकि अब मेरा जो डेटा है वो बार-बार रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं इंसर्ट इनटू कर रहा हूँ और क्रिएट और रिप्लेस कर रहा हूँ। तो टेबल हर बार क्रिएट रिप्लेस होती है, फिर इंसर्ट इनटू हो जाती है। इसलिए जब मैं जितनी बार भी मैं इसको चला रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें आ ही जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैंने फ़िल्टर आउट किया था या फिर कमेंट आउट किया था, मैं उसको अनकमेंट कर देता हूँ। और हाँ, देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये बहुत ही कूल चीज़ है जो कि कोड एडिटर में जनरली होती है। आप अपने फंक्शंस को कोलैप्स कर सकते हो इस तरीके से, जिससे कि आप अपने कोड पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सको। और मेन जो है वो एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रक्चर मैंने फ़ॉलो किया, जैसे मैं एक मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके बाद उसके अंदर अपना कोड लिख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने रॉ कोड को यहीं पे लिख सकते हो। लिटरली आप यहाँ पे सेशन डॉट सीक्वल ऐसे करके लिख सकते हो, और यहाँ पे देखो ये ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शन भी देता है, और यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम लिख सकते हो पूरा, तो वो आपका यहाँ फिर एक वेरिएबल में लो उसको, फिर उसको शो करवाओ। तो आप ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं सिर्फ़ इसको फंक्शन में कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी वर्कशीट्स होती थी ना, वो इसी सिंटैक्स पे काम करती थी, तो इसलिए मैं भी उसी सिंटैक्स से जा रहा था। अदरवाइज़ इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। और अगर आप एक फंक्शन बना के करोगे ना, तो आपको आगे प्रोसीजर्स बनाने में आसानी होगी, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा था। तो एक बार इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, और अपने डेटा फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये सब कुछ डेटा फ्रेम में सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, और फिर एक जो हम राइट करेंगे किसमें, रीजनल सेल समरी। तो ये टेबल अभी एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी, अगर हम इसको सेलेक्ट स्टार करके देखें, वो भी अभी हम देख लेते हैं। एक्चुअली पहले देख ही लेते हैं, क्योंकि अब तक ये चला ही नहीं है। तो अभी के लिए मैं अपने मेन को कॉल नहीं करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा। एक्चुअली प्रिंट कराने की ज़रूरत है क्या? वैसे ट्राई कर लेते हैं एक बार, सेशन डॉट सीक्वल, और यहाँ पे मैं एक्चुअली सीक्वल नहीं, मुझे टेबल, पूरी की पूरी टेबल देखनी है मुझे। तो टेबल में मैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम दूँगा, और अब मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ। तो फंक्शन तो रन नहीं होगा, मैं कोलैप्स कर लेता हूँ फंक्शन को, जिससे हमें एक साथ दिख जाए। तो अब बेसिकली ये 3 लाइन्स रन होंगी, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा तो वो रन नहीं होगा, और सिर्फ़ ये वाली रन होगी। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ओके, अनेबल टू डिस्प्ले दिस डज़ नॉट एक्सिस्ट और ऑथराइज़, देखा? तो वो एक्सिस्ट ही नहीं करता अभी, इसलिए उसने दिखाया ही नहीं है वो। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मैं मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। मेन फंक्शन में सबसे लास्ट में क्या दिखा रहा है ये, हम सिर्फ़ अच्छा समरी जो है, ये आउटपुट ही हम दे रहे हैं, जो भी वो देगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, और देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। यस, ओके, वेरी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज़ हैपेंड। तो अगर आप देखो, तो इसने क्या आउटपुट रिटर्न किया है, इसने ये आउटपुट रिटर्न किया। अब मेरे को क्या था, ये क्या है, ये एक स्नोफ्लेक का डेटा फ्रेम है, राइट? यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम बनाया था, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, ये एक स्नोफ्लेक का डेटा फ्रेम है।
इसको हमने ट्रांसफ़ॉर्म करके इस डेटा फ्रेम में डाला, इसको हमने ट्रांसफ़ॉर्म करके इस डेटा फ्रेम में डाला और यही डेटा फ्रेम हमने उठा के एक टेबल में डाल दिया। दिस इज़ द सिंटैक्स बाय द वे टू राइट अ डेटा फ्रेम, स्नोफ्लेक डेटा फ्रेम इंटू स्नोफ्लेक, डॉट राइट डॉट मोड। ओवरराइट की जगह आप अपेंड कर सकते हो, तो उससे क्या होगा वो अपेंड करेगा, ओवरराइट बेसिकली इस टेबल को क्रिएट और रिप्लेस कर देगा और अपेंड बेसिकली इंसर्ट इनटू करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा आपको ये सब कुछ। डॉट सेव एज़ टेबल और फुली क्वालिफाइड टेबल नेम दोगे, तो ये जो डेटा फ्रेम होगा, ये इस टेबल में लोड हो जाएगा। तो लेकिन और फिर मैंने इस डेटा फ्रेम को रिटर्न करा दिया। अब मैंने जब इसको प्रिंट करा, आप ध्यान से देखो ये क्या प्रिंट हुआ है। दिस इज़ नॉट अ डेटा फ्रेम, दिस इज़ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और इसी की मैं बात कर रहा था। स्नोफ्लेक ये जो एक्चुअल में है ना, ये एक डेटा फ्रेम नहीं है, ये सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ़ एक रेफ़रेंस है इन द मेमोरी ऑफ स्नोफ्लेक कि ये डेटा कहाँ पे फ़िलहाल प्रेज़ेंट है। अगर आपको इसका एक्चुअल डेटा देखना है तो आप इसको डॉट शो करना पड़ेगा। तो या तो मैं इसको डॉट शो करा दूँ, जैसे यहाँ से अगर मैं डॉट शो कराऊँगा तो एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, या फिर मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट ना करवा के एक वेरिएबल में लेके उसको डॉट शो करा सकता हूँ। तो अभी हम वही कर लेते हैं, लेकिन वो करने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी वो टेबल देख लेते हैं, इसको रन करते हैं और ये मेरी टेबल मेरे सामने आ चुकी है, जैसा आप देख सकते हैं। जो मैंने इंसर्ट इंटू कराया था, जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस कराए थे, वो सब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो अभी मैं ये आपको रेफ़रेंस वाली चीज़ समझा देता हूँ, जो मेन सेशन वाली चीज़ है, इसको मैं ऐसे ना लेके मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, ए वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर उसको ए डॉट शो कर लेते हैं हम, ठीक है? ए डॉट शो, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ए डॉट शो ने उसने क्या किया, वो मेरे को दिखा दिया, ठीक है? अब ए डॉट शो की जगह मैंने क्या कहा था, डॉट शो एक ये है, क्या कहते हैं, एक्शन है। डॉट काउंट भी एक एक्शन है। ये आपको रो काउंट दे देता है कि इस पर्टिकुलर ए में, मतलब इस डेटा फ्रेम में कितने काउंट्स अवेलेबल हैं, मतलब रो काउंट क्या है, तो वो है 2 है उसका। और डॉट कलेक्ट भी एक होता है। अब मैं डॉट कलेक्ट दिखाता हूँ, डॉट कलेक्ट एक्चुअली में क्या करता है। ये बहुत ही पावरफुल है। डॉट कलेक्ट आपको आउटपुट एक लिस्ट में दे देता है, एक पाइथन की इटरेबल लिस्ट में दे देता है। एक्चुअल में ये लिस्ट नहीं है, आप देखोगे ये एक रो ऑब्जेक्ट के अंदर बनी हुई है। तो हम इसको एक्चुअल लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जैसे-जैसे हम पाइथन को, मैं एक अलग से सीरीज़ होने वाली है, जैसे तो हमारा सीज़न 1 चल रहा है, सीज़न 2 या 3, 4 जो भी, एक पाइथन डेडिकेटेड होगा स्नोफ्लेक के लिए, उसमें हम लोग इसकी और डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है, डॉट कलेक्ट एक लिस्ट देता है रो ऑब्जेक्ट की, इससे ये यूएस वैल्यू और ये वैल्यू उठाना बहुत ही आसान है। डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, मैं भी एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँगा इसके लिए। डॉट कलेक्ट इज़ वन ऑफ द एक्शन, डॉट शो इज़ वन ऑफ द एक्शन, and dot count is one of the action, and also one of the action is also to write dot mode, this is also one of the action। एक्शन होने से क्या होगा, आपका एक्चुअल में स्नोफ्लेक क्वेरी चलेगी और कुछ ना कुछ आपका वेयरहाउस चलेगा और कुछ ना कुछ होगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ ना इसको, अगर मैं ये नहीं करता हूँ, तो एक्चुअल में कोई स्नोफ्लेक क्वेरी चलेगी ही नहीं। तो ये स्नोफ्लेक क्वेरीज जो चलेंगी, ये कहाँ चलती है, हम उसको कहाँ देख सकते हैं, इसके बात हम आगे आने वाली वीडियोज में करने वाले हैं। तो ये था कुछ हमारे स्नोफ्लेक के अंदर, हम नेटिवली पाइथन को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ और अपने डेटा के साथ खेल पा रहा हूँ। इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेमोरी इज़ हेल्दी, कितना 12 जीबी मेमोरी यूटिलाइज़ेशन, 12 जीबी मेमोरी है, इसमें लगा हुआ है, अदर में 18% है। आप वो चीज़ देख सकते हो। व्हाट आई रिकमेंड इज़, जब आप इसको खत्म कर लो, तो आप यहाँ पे आके इसको टर्न ऑफ कर दो। जैसे यहाँ से आप इसको सस्पेंड कर दो, जिससे कि आपके कंप्यूट ना लगे, क्योंकि जब तक वो ऑन है तब तक आपको आपको कंप्यूट लग रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो-जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए उनकी मेमोरी भी क्लियर हो चुकी है। सो आई होप यू गाइस एन्जॉयड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।